वी मीडिया के हमारे शो डायरेक्ट सवाल विद मनु में मैं हूं आपकी होस्ट मनु, आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे आज के मेहमान हैं संदीप द्विवेदी जी, जो कि टीवी डिबेटर हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा भी हैं। उसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री ए के मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीवी पैनलिस्ट हैं। सर, आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि आपको नहीं लगता जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के दौरान में रैलियां की गई और जो सारा तामझाम हुआ उस पे आज सवाल उठ रहे हैं, तो ये कितना सही था इस कोरोना पेंडेमिक में इस तरह से करना? नहीं, देखिए, कहने के लिए तो हर व्यक्ति अपने तरीके से सरकार पे सवाल उठाता है और उनका हक भी बनता है। जिस तरीके से पेंडेमिक में इतना बुरी तरीके से स्थिति खराब हुई है, तो लोगों का जो आवाज उठा रहे हैं उनका अपने तरीके से आवाज उठाना काफी हद तक सही भी है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर संवैधानिक तरीके से देखिए, सरकार का कोई रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके के डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या कोई भी बॉडी हो, उनके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है। वो किसी भी तरह के निर्णय लेके और किसी भी तरह की पाबंदियां लगा सकती है। रही बात कोरोना को इलेक्शन से जोड़ने को लेके, तो देखिए, अगर इलेक्शन को लेके अगर हम ये कहें कि नहीं, बंगाल में इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, यूपी में लोकल इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, तो जहां इलेक्शन नहीं थे वहां इससे भी बुरी हालत है। महाराष्ट्र की या दिल्ली की हम बात करें या केरल की बात करें या अदर स्टेट की बात करें, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्शन को और कोविड को दोनों को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से साथ में कनेक्ट करने की जरूरत है। भाई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक अपना संवैधानिक प्रेशर है, उसको संवैधानिक बॉडीज को समय से सिलेक्ट करके और सरकार बनाना उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जितनी भी हेल्थ बॉडीज है, अदर गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो सब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जिम्मेदारियों से अपना काम कर रही हैं। पैरेलली हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जनता भी जितना मैक्सिमम जागरूक हुई है, उसने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब अगर हम इसको इलेक्शन से जोड़ें, तो अगर आप यूएस की बात करिए या जर्मनी की बात करिए या इटली की बात करिए, इंडिया से कई गुना ज्यादा वहां पे डेथ हुई हैं। वहां पे तो कुछ इस तरह की चीजें नहीं थी। यूएस में तो हालांकि इलेक्शन था, लेकिन अदर कंट्रीज में तो इलेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी डेथें हुई हैं। हम तो फिर भी, अगर आप देखिए, कोरोना के साथ बहुत अच्छा युद्ध लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं और डेथ का अगर आंकड़ा देखिए तो बहुत कम है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं पूरा अगर आप देखिए तो यहाँ की इस देश की जनता को जाती है, जिसने लोकल रेमेडीज को, चाहे वो काढ़ा हो या जो योगा हो, इन सब चीजों को यूज किया। उसमें सरकार ने जो गाइडलाइन दी उनका मैक्सिमम कंडीशन में पालन हुआ। अब कुछ अराजक तत्व लोग हमेशा सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, तो उसको लेके हम पूरी जनता का ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, इलेक्शन अपनी जगह बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं और जो कोविड से लड़ने के लिए जो सरकार की तैयारी थी वो भी अपनी तरीके से थी। हालांकि कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन में कुछ राज्य सरकारों के ऊपर उंगलियां उठनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं अभी उन पर राजनीति करने का या किसी भी तरह की उंगली उठाने का अभी मौका नहीं है। लेकिन समय आएगा तो जनता और सरकार इस पे भी कहीं ना कहीं एक्शन लेगी। जिस तरह से संदीप जी आपने कहा कि अमेरिका में भी इलेक्शन थे, हमारे में, आपको पता होगा कि अमेरिका के इलेक्शन भारतीय इलेक्शन जैसे नहीं होते हैं। वहां मास लेवल पे पब्लिक नहीं आती है, वहां रैलियां नहीं की जाती है, वहां रोड शोज वगैरह भी नहीं होते हैं। तो वहां पे मतलब हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने साथ, हमें अपने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। जी नहीं, देखिए मनु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां का इलेक्शन का टोटली पैटर्न अलग है, अपने यहाँ का टोटली पैटर्न अलग है। ये मैं और आप इस चीज को जानते हैं। आम पब्लिक के लिए इलेक्शन होता है, वो चाहे यूएस में हो और चाहे इंडिया में हो। और जिस तरीके से विपक्ष कहता भी है कि आप यूएस में कोरोना की बात करते हो, तो वहां पे भी तो इलेक्शन था। तो अभी आम आदमी को आप नहीं समझा सकते हो कि यहाँ के इलेक्शन में या वहां के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू ने मैंने इस बात को कहा था। बल्कि अगर आप देखिए, कोरोना से सबसे ज्यादा तबाह जो हुए हैं वो कंट्री हुए हैं जो सबसे ज्यादा डेवलप हैं। हम तो फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरीज में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना मजबूत पिछले साल नहीं था, इस साल तो फिर भी हमने बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है और हमने कोरोना से विश्व में सबसे बेहतर लड़ाई लड़ी है और आज भी हम पूरे संघर्ष के साथ लड़ रहे हैं। मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अब कल ही नड्डा साहब का बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है और भाजपा सरकार ने इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही चुनाव करवाया है। आपको नहीं लगता कि क्या
इलेक्शन इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? ये संवैधानिक बाध्यता जो उन्होंने कही। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ नैसर्गिक बाध्यता हर जगह होती है। बहुत सारी चीजें हम नहीं रोक सकते हैं। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि भाई जो डॉक्टर्स लोग लगे हैं, तो उनके भी तो जान की बाध्यता है ना, उनको भी तो रिस्क पे है। लेकिन क्या हम उनको रोकने के लिए कोई सरकार या हम लोग बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे देखिए कि अगर मैं बंगाल इलेक्शन पे फोकस करूं, जितने कंपोनेंट थे, कंपोनेंट इन द सेंस पूरे इलेक्शन में पार्टियां थी, बीजेपी थी, टीएमसी थी, कांग्रेस थे, उनके वर्कर्स थे, वहां की कॉमन पब्लिक थी, चाहे वो बीजेपी के रहे हो चाहे टीएमसी के, इंस्टीट्यूशन से जैसे इलेक्शन कमीशन और इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज थी, सुरक्षा एजेंसी, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह, सेंट्रल फोर्सेस, ये थे। बात जब मानव जीवन की आती है, तो 10,000 साल के इतिहास का अगर मैं पूरा ये डेटा उठा करके और मैकेनिज्म उठा के देखूं, तो ऐसी महामारियों से बचने का सबसे बढ़िया और सरल जो प्रभावी तरीका वो होता है, वो ये होता है कि इंसान, एक इंडिविजुअल आदमी खुद सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बने। दिस इज वन थिंग। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो होता है पब्लिक का। मैं यहाँ पे सबसे पहले दोष अपने आप को देता हूं, मैं दूसरों को नहीं देता हूं। अगर मैं समझदार हूं या मुझे वाया वाया मीडिया ये खबर चल रही है समाज में कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जान को बचाऊं। सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म ये होता है कि मैं अपनी जान को बचाऊं। लेकिन पब्लिक यहाँ पे, यानी हम लोग जो है, खुद ना मास्क का यूज कर रहे हैं ना सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि दूसरे लोगों का दोष नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी। मैं आपको बता दूं, अमेरिका की जहां तक बात हुई थी, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि भाई ये महामारी है और आपको तैयार रहना चाहिए। ब्यूबेनिक प्लेग जब फैला था, तो उस वक्त का अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा, सरकार तो तब भी थी ना वहां पे, मैकेनिज्म तो तब भी था। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी होती है कि अगर एक इंडिविजुअल आदमी वैरियर नहीं बनता है, तो सारे मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं। रही बात बीजेपी की, टीएमसी की, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, जितनी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे आज वो पक्ष में बोल रहे हो या विपक्ष में बोल रहे हो, बीजेपी ने रैली की तो क्या टीएमसी ने रैली नहीं की? क्या क्या राहुल गांधी ने, खैर उन्होंने बोला कि हम रैली नहीं करेंगे, लेकिन तब तक तो सारे लोगों ने ही रोक दिया था, सब डिजिटल रैली पे चले गए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पे खूब एक्टिव थे, लोकल लेवल पे एक्टिव थे, जम के पॉलिटिक्स हो रही थी। तो ये स्थिति कुछ ऐसी हो गई जैसे कि कुएं में भांग मिला दिया जाए। अब किसको गलत बोले और किसको सही बोले? अगर ये गलती हो रही है, ये नुकसान हो रहे हैं, तो इसमें मैं सबके दोष को देखता हूं, एक इंडिविजुअल आदमी से लेकर के। देखिए, आपके जेब में अगर 5 रुपए है, मैं इंडिविजुअल आदमी की बात करता हूं, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिसको बोला जाता है, आपकी जेब में अगर 5 रुपए है, तो आप उसको ट्रेन में या कहीं जाते हुए 25 बार टटोलते हो, है कि नहीं है? तो कोविड महामारी में अपनी जान को भी तो आपने टटोल लिया होता, भाई मेरी जान सुरक्षित है कि नहीं है। और आप ये देखिए, चाहे अमेरिका हो चाहे जो भी हो, अगर पब्लिक डिसिप्लिन नहीं हुई है, तो कोई भी सरकारी मशीनरी का रोल सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी ये आता है, आप इन्फेक्टेड हो गए, और हर जगह लिमिटेड रिसोर्सेज है। पूरी दुनिया में 600-700 करोड़ की आबादी है। पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को मिला दिया जाए और पूरी दुनिया में अगर इस तरह की महामारी आ जाए, तो रिसोर्सेज तो तब भी कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इंसान का विजडम काम आता है, इंसान का सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है। तो मैं किसी को, देखिए बहुत सारी बीजेपी की रैलियां हुई, प्रोग्राम हुई, हम नहीं गए, हम अपने साथ के लोगों को नहीं जाने दिए, या हम प्रिकॉशन ले रहे हैं उस तरीके की चीजों के लिए। तो मैं बोलता हूँ, बीजेपी या किसी के ऊपर भी, आप राज्य सरकारों ने क्या किया मैं नहीं, ठीक है वो राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, ये टाइम राजनीति करने का और दोष देने का नहीं है। ये टाइम ये कहने का नहीं है कि जी आपने हमें पैसे दिए कि नहीं दिए, तो हम प्लांट कहाँ से लगवाएं ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ये टाइम तो ये है, जितनी एनर्जी हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरा मानव, पूरा सभ्य समाज एक होकर जिससे जितनी मदद हो सके वो अपने लेवल पे मदद करे। जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता है, तो कम से कम वो अपनी तो मदद करे, कि मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करे, प्रिकॉशन ले। आप छोड़िए, आप दूसरों की मदद मत करिए, आप अपनी मदद करिए ना। इंसान को इंसान इसीलिए बोला जाता है, जानवरों के कंपैरिजन में वो ज्यादा बेटर ये है कि वो अपनी भी मदद कर सकता है, उसको अकल होती है, और दूसरों की भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो अपनी भी मदद कोई नहीं कर रहा है। ज्यादातर इन्फेक्शन जो फैला है वो लापरवाही के कारण फैला है। मैं, अगर आपने प्रॉपर मास्क लगाया है, सैनिटाइजर किया है, सरकार ऐसा नहीं है कि हवा से वायरस को चुन चुन करके अलग कर देगी। सरकार ने गाइडलाइन जो है जारी की है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, राजस्थान सरकार का फर्स्ट वेव में जो है ये चला था कि राजस्थान ने बहुत अच्छा मैनेज किया।
हाँ, वो एक तरीके से दुनिया में उसकी बड़ी वाहवाही हुई थी। राजस्थान में भी केसेस कम नहीं है सेकंड में। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि सिस्टम कितना बौना और लिमिटेड हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल ने बनवाया था, यूनेस्को वगैरह ने भी, दुनिया के अखबारों में तारीफ हुई थी कि मोहल्ला क्लिनिक। आज मोहल्ला क्लिनिक का रोल क्या है, किस तरह का सिस्टम हमने डेवलप किया। मेरे कहने का मतलब, सिस्टम इस महामारी में, पेंडेमिक की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल ये सिस्टम जितने भी बने हैं नॉर्मल सिचुएशंस को या उससे थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन को डील करने के लिए बनते हैं। पेंडेमिक वगैरह के केस में, जल प्रलय के केस में, भूकंप के केस में, वहां पे तो इंडिविजुअल इंसान की जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे बड़ी रेमेडी होती है। एक एग्जांपल लीजिए, आज की डेट में दुनिया के किसी भी महानगर में भूकंप आ जाए, दिल्ली में आ जाए, भगवान न करे ऐसा हो, कौन सा सिस्टम काम करेगा मैम, आप मुझे बताइए। एक ही सिस्टम काम करेगा कि आप भाग करके खुद इंडिविजुअली किसी मैदान में चले जाइए, आप अपने आप को बचा लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो लोग इन्फेक्टेड हो गए, जो इससे पीड़ित हो गए, जिनके यहाँ मौत हो गई, मेरी बड़ी गहरी संवेदना है। पिक्चरें और खबरें हम भी देख रहे हैं और दिल अंदर से एकदम हिल जाता है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इंसान का जो विकास हुआ है, हजारों तरह की प्रॉब्लम से हम लड़ करके, हमें पता है टेक्निक क्या है, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर हम ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करें कि सैनिटाइजर वगैरह न यूज करें, तो अब उसमें किसको हम दोष दें। आप मुझे बीजेपी को दोष देने से अगर काम चल जाता है तो चलिए, मैं बीजेपी को दोष दे देता हूँ, यूनेस्को को दे देता हूँ, केजरीवाल को दे देता हूँ। मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। सरकार का रोल या सिस्टम का रोल दोष देना, उनसे क्वेश्चन पूछना वाजिब होता है कि हमने आपको वोट दिया, आपने क्या किया, सारी चीजें ये चीज है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, जो लॉस होना है वो होता है। लेकिन मिश्रा जी, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम सरकारें, वो चाहे हमारी केंद्र की है चाहे हमारी राज्य सरकार है, कोई भी हो, हम सरकारें किस लिए चुनते हैं? इंसान को के आम जो जनजीवन की जो रूटीन है उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा एक काम है, उसमें हमारी सारी ही सरकारें फेल हुई हैं? उनको नहीं बिल्कुल। लगता कि एक मास लेवल देखिए, पे इस चीज को संभालना हाँ, चाहिए? मैंने आपको ये पहले ही बोला कि यहाँ पे जितने कंपोनेंट हैं सबकी कमियां हैं। एक राष्ट्र में जितने कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, पब्लिक होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती है, मशीनरी होती है, साइंस होता है। मैंने एक चीज और बोला है कि जहां डिजास्टर की बात आती है, आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जहां डिजास्टर हुआ, सरकारों, देखिए एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ जो भी सरकार हो, पक्ष और विपक्ष की, और इतिहास उठा के देखिए, हम प्रीएम्प्टिव नहीं है। प्रीएम्प्टिव होने का मतलब, कहीं भूकंप आ जाएगा, कहीं बाढ़ आ गई, तो सरकार तो पहुंचती है बाद में। बिहार में बाढ़ आई थी ना, आपने देखा, सरकार तो पहुंचती है बाद में, सिस्टम पहुंचता है बाद में। मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूं कि या तो आप सरकार को और सिस्टम को, अब एक महीने में तो सिस्टम इतना मॉडिफाई हो नहीं जाएगा, सरकार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं यहाँ पे ये बोलता हूं कि इतने जल्दी सिस्टम अभी भी बहुत, इवन आजादी के बाद 70 सालों में हमारा पूरा सिस्टम जो डेवलप हुआ, चाहे जो भी सरकार हुई, मैं बोलता हूं डेवलप किया, उनकी इफिशियंसी क्या है ये खुल के सामने आ गई। दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप सिस्टम, और बहुत सारी चीजें, इतनी इंडिविजुअल चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और बात जब जान बचाने की आती है, तो आप क्यों सरकार के भरोसे बैठे? आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, पानी घर घर में, कमरे में घुस आया है, तो आप भी तो कुछ करिए ना। सिस्टम हमेशा सेकेंडरी वे में आता है, और ये दुर्दशा है। हम बताएं अपने देश की, वाकई में ये बहुत दुखी करने वाला पॉइंट है कि इतना सब कुछ होने के बाद, 70 साल बीत जाने के बाद भी सिस्टम की इफिकेसी अगर इतनी है ना, तो ये बहुत सोचनीय स्थिति है। चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, स्टेट में किसी और की हो, और सारी सरकारों का भी आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बंगाल का चुनाव हुआ, आप ये देखिए, सारी, हर आदमी स्वार्थी होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे इंडिविजुअल आदमी हो, अपने अपने बेनिफिट भी ऐसे रिस्की टाइम में देखते रहते हैं। तो इन सब चीजों से बाहर आना चाहिए। इंडिविजुअल गाड़ी आप चलाते हैं, सरकार ने ठीक है ट्रैफिक रूल वगैरह किए हैं, आप फिर भी अलर्ट रहते हैं ना, ब्रेक, क्लच, इन सब चीजों को लेके अपनी जान की हिफाजत। तो सरकार के ऊपर ही हर वक्त डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इफिशियंसी क्या है सरकार की, ये आपने देख ली है। नॉर्मल कंडीशन में सरकार से मदद मिल जाती है, डिजास्टर और पेंडेमिक के कंडीशन में सारी सरकारें, सारी मानव सभ्यता बौनी हो जाती है। और मैं आपको एक घटना बता दूं, जब लंदन में ब्यूबेनिक प्लेग फैला था, वहां पे भी उस वक्त सरकार थी, कोई ना कोई सिस्टम था।
वहां अगर पता चल जाता है था कि इस आदमी को सिम्टम है, तो उसको उसी के घर में बंद करके बाहर से लॉक लगा देते थे ताकि वो कहीं भागे नहीं और किसी को फैले नहीं। तो सरकारों का ये भी रवैया रहा है इसके पहले। संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपको नहीं लगता कि पेंडेमिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में फर्क होना चाहिए और सरकार को ये फर्क समझना चाहिए? इसके साथ ही आप देख रहे होंगे इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स या हमारे जो केमिस्ट शॉप्स और वो सब, वहां पे एक तरह की इक्विपमेंट की, मेडिसिन की कालाबाजारी चल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार को इस चीज का पता ना हो, तो वो अपने सिस्टम के थ्रू इन चीजों को आम लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल क्यों नहीं करवा पा रही है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो अगर आप सिस्टम की बात करिए तो पिछले 6 साल में अगर केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो वो ये है कि जहां बोकारो से एक ट्रेन कोयला लेके चलती थी और दिल्ली पहुंचने में उसको 6 दिन लगते थे, वही ट्रेन आज बोकारो से ऑक्सीजन लेके चलती है और 12 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 6 दिन बाद वही ट्रेन ऑक्सीजन लेके पहुंचती तो क्या कितनी बुरी हालत होती, पूरा देश समझ सकता है। आज अगर सरकार कम से कम इस कंडीशन में है कि उसको अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो विदेशों से 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट एयरलिफ्ट कर लेती है। इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। काफी हद तक सरकार ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। लेकिन देखिए, पेंडेमिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि केवल एक सरकार को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। कालाबाजारी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की फेलियर है। राज्य सरकारें उस पर एक्शन नहीं ले रही हैं। अब उसमें केंद्र सरकार डायरेक्ट अपना रोल किसी तरीके से नहीं बचता है। अब महाराष्ट्र, राजस्थान या जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है, उन्हीं राज्यों में क्यों सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रही है? उन्हीं राज्यों में क्यों सबसे ज्यादा त्राही त्राही मची है? उन्हीं राज्यों में क्यों सबसे ज्यादा लोग परेशान है? ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सोच का विषय है। वो भी उस दौर में जब खुल के इस तरीके के आरोप लगे हों कि सरकारें 100 करोड़ रुपए महीने का टारगेट देती हैं अपने पुलिस अफसरों को कि आपको सरकार को वसूल करके देना है। तो कहीं ना कहीं खुलेआम दिखता है कि किस तरह की कंडीशन है। आप देखिए, दिल्ली में आज ऑक्सीजन का सिलेंडर 35,000 रुपए में मिल रहा है, 40,000 में मिल रहा है। वही लखनऊ में आके क्यों 6-7 हजार का हो जाता है? तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का फेलियर है। दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन के लिए गैस के टैंकर नहीं भेज पाती, यूपी की सरकार 24 घंटे में प्लांट खड़ा कर देती है। तो अब उसके लिए हम कहें कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार आपको जनवरी में पैसा दे चुकी है, लेकिन आपने जनवरी से लेके और मार्च तक एक प्लांट बनाना शुरू नहीं किया, आपने टेंडरिंग नहीं की और लास्ट में कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं देती है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े तौर पे राज्य सरकारों का फेलियर है। और वो मैं किसी एक राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करूंगा। जिन जिन राज्यों में चाहे मेडिसिन की कालाबाजारी हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो, या बेड उपलब्ध ना होना हो, या हेल्थ सिस्टम में जो फेलियर है, वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की गलतियां हैं। वो चाहे बीजेपी शासित प्रदेश में या अदर सरकारों पार्टियों की सरकारें हों। और कहीं ना कहीं इस चीज को केंद्र सरकार फिर गंभीरता से ले रहा है। आज पिछले साल मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो लोगों ने बहुत आलोचना की थी कि एक तानाशाही डिसीजन था, आपने जो जहां है वहीं उसको रोक दिया, लोग भूखों मर रहे हैं, लोग पैदल पलायन कर रहे हैं। आज उसके मायने पता चले कि उस पलायन को रोकना उस समय क्यों जरूरी था। अगर उस समय वो पलायन नहीं रोका गया होता और आज की तरह कम्युनिटी स्प्रेड होता तो इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा डेथ्स होती, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता और उस स्थिति को तब संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि तब आपके पास ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, ना डॉक्टर्स की व्यवस्था थी, ना पीपी किट थी, ना मास्क थे। बेसिक चीजें आपके पास नहीं थी। आज कम से कम आपके पास डॉक्टर्स को जो फैसिलिटी चाहिए उनकी कमी नहीं है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो रिसोर्सेस चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं। जिन्हें जरूरत नहीं उन्होंने भी घर में सिलेंडर ला के रख दिया। जिन्हें बेड की जरूरत नहीं है, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, वो भी पैसा अफसोस लगा के जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सहयोग सबका जरूरी होता है। इस मामले में मैं तारीफ करूंगा संघ के कार्यकर्ता की जो 80 साल से ऊपर के थे और उन्होंने अपना वेंटिलेटर, अपना बेड एक युवा को सिर्फ इसलिए दे दिया था और उन्होंने कहा था कि इसका जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि इसका पूरा परिवार इसके सामने खड़ा है। मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे जाने का मुझे कोई गम नहीं। हालांकि वो बाद में नहीं बचाए जा सके, संघ के कार्यकर्ता थे, लेकिन एक व्यक्ति की, युवा व्यक्ति की वो जान बचा के गए। आज समाज में हमें ऐसी संवेदनाएं चाहिए। आज हमें ऐसी संवेदनाएं नहीं चाहिए कि आपके सामने एक युवा ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और आप सिलेंडर ब्लैक घर में लेके जा रहे हैं कि कहीं भविष्य में हमें जरूरत ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं समाज जिस तरीके से थोड़ा सा पेंडेमिक को लेके एकजुट हुआ है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। सरकार अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है। और इलेक्शन की अगर हम बात करें, बार बार हम जो इलेक्शन को लेकर सरकार में कटघरे करते हैं, मैं बुंदेलखंड के उस एरिया में इस समय हूं जिसको सबसे ज्यादा पिछड़ा स्पेस में कहा जाता है। मैंने भी कल मैंने वहां पे अपना वोट डाला है। आप मेरी उंगली पे निशान भी देख सकते हैं। जो बेहतरीन इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किया था, कैंपेनिंग के लिए स्पष्ट कह रखा था 4 लोग से ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे, किसी को टच नहीं करेंगे। और जो
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो जो व्यवस्थाएं थी सब कैंडिडेट्स ने फॉलो की। और वोट डालने के समय इतना बेहतरीन इंतजाम था कि जिस जगह वोट डालने के लिए पिछली बार मुझे 1 से 1.5 घंटा समय लगा था, इस बार 5 मिनट नहीं लगे। हॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 कर्मचारी और एक वोटर ही रहता था, इसके अलावा कोई हॉल के अंदर नहीं रहता। तो बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को मैनेज किया गया था। जहां 4-4 बूथ पहले 4-4 वार्ड मैनेज करते थे, इस बार एक बूथ पे एक वार्ड मैनेज किया गया। मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम थे। लेकिन हम फिर भी एक, क्योंकि राजनीति करनी है तो कटघरे में खड़ा करने के लिए सरकारी एजेंसियां हैं। अब भाई आपको कहना ही तो है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा, सरकार अपना काम नहीं कर रही, हेल्थ अपना सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा, डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं। अरे पूछिए उस डॉक्टर्स को जो इसकी 8 घंटे की ड्यूटी होता है और 24-24 घंटे हॉस्पिटल में रह के अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब पूछिए उस नर्स से जिसकी 2 महीने की बच्ची घर में उसके परिवार वाले पाल रहे हैं और वो अपनी 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रही है। आरोप लगाना, किसी के ऊपर आक्षेप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस सिस्टम में जाके आप जब स्थिति देखो, त्राही त्राही का दौर है। हॉस्पिटल्स में वाकई डॉक्टर्स की और स्टाफ की हालत बहुत खराब है। सरकारी मशीनरी, चाहे वो पुलिस वाले हों या जो भी कर्मचारी हैं, वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में इतनी कभी मेहनत नहीं की होगी जितना आज वो जीवन के साथ संघर्ष के साथ मेहनत कर रहे हैं। 7-7 महीने की प्रेग्नेंट एसडीएम ऑफिसर्स आज रोड पे खड़े होकर पेंडेमिक को मैनेज कर रही हैं। आज कहीं ना कहीं देश बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है और हम जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा कहीं ना कहीं कोविड से लड़ भी रहे हैं। आलोचनाएं करने वाले आलोचनाएं करते रहते हैं। 70 साल में वो कुछ ना कर पाए, जो 70 साल में एम्स ना बना पाए, आज 22 एम्स आपके फंक्शनिंग में हैं। आपके लगभग हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज फंक्शनिंग में है। आज लगभग हर हॉस्पिटल्स में आपको बेहतरीन सुविधाएं सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत कुछ किया है और उसके लिए हम कटघरे में अगर बार बार सरकार को खड़ा करें तो हमें आज की और पिछले 6 साल के पहले की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। संदीप जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, एडवर्टाइज हो रही है कोविड के लिए, एक वो चीजें की जा रही हैं, क्या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि जो ये पैनिक सिचुएशन हो रही है, एक्चुअली कोविड जो है कुछ पैनिक होने की वजह से भी ज्यादा एक महामारी के रूप में हमारे देश में दिखाई दे रहा है एक तरह से। तो जब वो इतना इन्वेस्टमेंट दूसरी तरह के एडवर्टाइजमेंट पे और इन सब पे लगा रही है, तो वो इस पैनिक सिचुएशन को मेंटेन करने पे क्यों नहीं एडवर्टाइज कर पा रही है? नहीं, देखिए इसमें मैं आपको 2 विकल्प देता हूं कि न्यूज आपको सुनना हो तो एक आप डीडी नेशनल पे न्यूज सुनिए और एक आप किसी प्राइवेट सनसनी न्यूज चैनल पे न्यूज सुनिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर डीडी नेशनल पे अगर आप न्यूज सुनेंगे तो आपका पैनिक कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और बहुत सुकून से आपको देश पूरा लगेगा कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है और हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। वहीं आप किसी प्राइवेट न्यूज चैनल पे आप चले जाइए तो मुझे लगता है कि आपका बीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि इस देश में हर नागरिक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मरने वाले हैं, सबकी हालत खराब है। जबकि स्थिति इतनी खराब नहीं है। कहीं ना कहीं एक पैनिक हमने और आपने भी क्रिएट किया है, जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, खासतौर से जिस तरीके से लोग अफवाहें फैला रहे हैं। अभी जैसे कई ऐसी पोस्ट थी कि उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी को अपनी गुल्लक के पैसे पीएम केयर्स में डाउन किए थे, वो ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हो गई, जबकि पता चलता है कि वो लड़की बहुत अच्छा बेहतरीन करके अपने घर वापस चली गई है और प्रॉपर्ली जिंदा है। तो जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो सरकार के को कटघरे में खड़ा करने के लिए अपना एक पूरा गैंग चला रहे हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज्यादा अफवाहें फैला रहे हैं। हालांकि फिर भी जनता को मैं फिर भी यही कहूंगा कि सरकार जिन चीजों को कह रही है, वो चाहे प्रधानमंत्री की स्पीचेस हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर की स्पीच हो या जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी न्यूज हो, आप उन पर विश्वास करें। बाकी प्राइवेट न्यूज चैनल्स वाले तो अगर कहीं एक डेथ हो जाती है तो भी उनको लगता है पूरा देश खतरे में है, कहीं 100 लोग मर जाते हैं तो वो भी उस न्यूज को भी वो छिपा देते हैं। तो स्थिति थोड़ी सी खराब है और कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन फिर भी हम बेहतरीन कर रहे हैं। मिश्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही द्विवेदी जी ने बताया कि जो हमने जब कालाबाजारी की बात की फार्मास्यूटिकल्स और इन सब के लिए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का सिलेंडर का क्या रेट है और यूपी में वो 6,000 तक में बिक रहा है। हालांकि ठीक है, वो 24-25 हजार से 6,000 तक का आता है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये होता है, एक आम नागरिक, कोई बिल्कुल ही गरीब हमारा और उसका हो, वो तो 6,000 का भी सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए ऑक्सीजन की क्या सुविधाएं सरकार दे पा रही है? किस तरह से उन्हें मदद मिल सकती है? मैम देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, और वेलफेयर गवर्नमेंट माना जाता है। लोकतंत्र में ये होता है कि भाई सारी गवर्नमेंट जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है। अब मैं एक सवाल ये पूछूंगा, जब चुनाव होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें फ्री में दे देते हैं, बस का टिकट फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री हो गई। मैं सारी सरकारों को बोल रहा हूँ। अच्छा, खाते में पैसे भी डायरेक्ट जाते हैं,
तो मैं तो यहाँ ये बोलूंगा कि बात 100, 150, 1000, 10,000, लाख मौतों की नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक भी घर से मौत क्यों हो, अगर हम इंसानियत के नाते सोचे तो सारा सिस्टम मिलके ऐसा काम करे कि एक भी मौत ना होने पाए। अब रही बात जो 6,000 का मिल रहा है या 25,000 का मिल रहा है, ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अब हो क्यों नहीं पा रही है, आप इसको समझ लीजिए, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि इंसान के जो हवस की खोपड़ी है, जो ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये इसको भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। 7 पीढ़ी में तो वो कमा नहीं पाए, नौकरी कर नहीं पाए, तो अब ऐसे मतलब ये बोलते हैं जैसे कि लाशों का व्यापार करना, कफन भी जो है चुरा करके बेच देना। तो मैं तो उनकी बहुत घोर और कटु निंदा करता हूं। इसमें मैं योगी आदित्यनाथ के एक स्टेटमेंट का समर्थन जरूर करूंगा कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग ये करेंगे उनके ऊपर रासुका लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। और ये फैक्ट है। जीवन से खिलवाड़ करने वाले हर एक आदमी को राष्ट्रद्रोह के मामले में डाल सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जो ब्लैक मार्केटिंग में पकड़ा जाए, जो जबरदस्ती चीजों को स्टोर कर ले और उसके मूवमेंट को, फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट जो मार्केट में होनी चाहिए, उसको जानबूझ के रोक के आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करे। अब एक चीज और बोलूंगा, देखिए चैलेंजेस तो हमारे सामने है ही ना, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एज ए इंडिया की तरह देखें, छोड़िए आप पार्टियों को, छोड़िए, हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हमारी इफिशियंसी बहुत पुअर है। इसके पीछे एक कारण और है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से एग्जीक्यूट करती है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। पेंडेमिक में चाहिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बारीक सा फर्क होता है। अब इसी चीज को करने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट ऐसे करेगी, गवर्नमेंट का जीओ जाएगा, पेपर पे ऑर्डर जाएगा, 10 जगह से होते होते फिर बहुत टाइम टेकिंग है। और जिस बाबू ने, जिस ऑफिसर ने साइन कर दिया, उसने बस समझ लिया कि मेरी तो ड्यूटी पूरी हो गई, उसके अंदर, उसके हृदय में संवेदना नहीं रहती है कि वो फॉलो अप ले। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ये होता है कि सिचुएशन कितनी भी विपरीत हो, वहां पे कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं होती है जहां आपको फॉलो करना है तो आपकी लिमिटेशन नहीं होती है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने स्किल को यूज करते हुए इमीडिएट आप उसको करिए। अब इसका एग्जांपल देता हूं, देखिए आज जो डॉक्टर लगे हुए हैं वो केवल एमबीबीएस है, यानी मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर लगे हुए हैं। देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इतने सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। कोरोना का मैनेजमेंट अगर उनको ऑक्सीजन और ये फैसिलिटी मिल जाए तो ये आयुर्वेद के भी जो डॉक्टर हैं, बीएएमएस और होम्योपैथ के भी डॉक्टर उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम को 100% अगर आपातकाल लगा है यहाँ पे, 100% गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि जितने नर्सिंग होम है वो सब गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, उनको वेतन या उनके खर्चे को जो भी हो वो बाद में डिसाइड कर लें। कमी इस चीज की नहीं है। हमारे गांव में अगर कोई मरीज होता है तो उसको 70 किलोमीटर दूर जाएगा जो सेंटर है कोविड के। मैं बोलता हूं सबको ये बोल दे, गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करे, जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है, आपके पास अगर एक बेड की व्यवस्था है तो आप एक बेड पे ही इलाज करिए। जो आपको दवाइयां चाहिए आप ऑनलाइन हमको बताइए, हम आपके यहाँ दवा डिलीवर करवा रहे हैं, डिलीवरी की भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट को मुझे लगता है नहीं आता है। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम हर छोटे छोटे टाउन में है, लेकिन वो खाली पड़े हैं, कोविड में उनका यूज नहीं हो रहा है। हमें अपने बचपन में याद था कि जब डॉक्टर्स की बहुत कमी होती थी तो उस वक्त आरएमपी चलते थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी जिन्होंने 2-4 साल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ काम कर लिया जाता था तो उनको जनरल प्रैक्टिस के लिए जो है छूट दे दी जाती थी। उनका बहुत बड़ा रोल होता था रूरल हेल्थ केयर को मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में नहीं, मैनेज करने में। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारे राह का रोड़ा बना हुआ है अपनी इनएफिशिएंसी के कारण, जो कि सिस्टम को डिले करता है। गवर्नमेंट को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहिए चीजों को, गवर्नमेंट को यहाँ पे मैनेज करना चाहिए। जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट केवल अपनी मशीनरी पे ही क्यों भरोसा कर रही है, मैं और बड़े हॉस्पिटल्स को ही क्यों भरोसा कर रही है? जो छोटे छोटे नर्सिंग होम है जहां पे पूरी सर्जरी हो रही है, गांव में भी जो नर्सिंग होम है अपेंडिक्स वगैरह की जनरल सर्जरी होती है, तो डेफिनेटली वहां के डॉक्टर्स भी इतने स्किल्ड है कि वो कोविड के एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे तो कर सकते हैं ना, L1 लेवल पे तो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम L2 तक कर सकते हैं, L3 लेवल पे जाए तो गवर्नमेंट यहाँ मैनेज नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट के दिमाग में ही ये फर्क समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चल रही है। हर शहर में 8-10 हॉस्पिटल हैं, उन्हीं को उन्होंने बना दिया है। बाकी दूसरी देखिए,
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी ये देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले जो होते हैं वो आयुर्वेद के डॉक्टर को इन सबको क्वैक बोलते हैं, मतलब झोला छाप बोलते हैं, उनको वो कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आज के डिजास्टर को मैनेज करने में। तो आयुर्वेद के जितने डॉक्टर्स हैं उनको सिस्टम से ही बाहर करके रखा गया है, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। छोटे छोटे नर्सिंग होम को, छोटे छोटे क्लिनिक को सिस्टम से ही बाहर करके रखा जा रहा है और वो एक रिसोर्स है, उनको यूज नहीं किया जा रहा है। मैं बोलता हूं कि पैन इंडिया पे अगर रिसोर्स का इस तरीके से मैनेज करें तो बहुत जल्दी प्रबंधन हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। ये जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है वहां पे मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हमें ये निगेटिव रिजल्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी संदीप जी, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी बंगाल भाजपा ने तृणमूल को कहा कि कोविड मुद्दे को राजनीति से परे रखिए, उसके साथ ही आपको नहीं लगता कि पिछले साल जब एकदम से पेंडेमिक फैला, लॉकडाउन और सब कुछ लगा, उसके बाद इस सिचुएशन तक, इस फेज तक आने के दौरान हमारी सरकार के पास काफी लंबा वक्त था, उन्होंने क्यों नहीं वो सब चीजें ऑर्गेनाइज की जिनकी अब हमें जरूरत महसूस हो रही है? आखिरी 2 मिनट है संदीप जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। पिछली बार अगर प्रधानमंत्री जी ने एक कठोर डिसीजन लिया, जिसको मैं कहूंगा कि एक्चुअल में वो एक निर्दयी व्यक्ति का डिसीजन होना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी को बताए सीधा लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही ले सकता है। अगर उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया होता और आज की तरह कम्युनिटी स्प्रेड होता तो कम से कम 10 गुना ज्यादा बुरी कंडीशन में हम होते और स्थिति, आप हॉस्पिटल्स तो छोड़िए, आप घरों तक में स्थिति नहीं संभाल पाते। लेकिन उन्होंने देश की जनता के लिए डिसीजन लिया और उस एक साल में उन्होंने, आप चाहे बेड्स की बात करिए, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करिए, चाहे आईसीयू बेड्स की बात करिए, चाहे हॉस्पिटल फैसिलिटीज की बात करिए, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाई की बात करिए, चाहे मेडिसिन की बात करिए, उन सब पे सरकार ने प्रेशर डाल के और उन रिसोर्सेज को इकट्ठा किया। आज अधिकांश हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे यहाँ 15 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज मुझे मिल जाता है, जबकि अगर आप 3 साल पहले जाइए तो 100 किलोमीटर दूर मुझे मेडिकल कॉलेज के लिए जाना पड़ता था। तो फैसिलिटी सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मजबूत किया। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने उसमें भी राजनीति की, जैसे दिल्ली को 27 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट दिए गए थे जनवरी में, एक प्लांट उन्होंने नहीं लगाया। महाराष्ट्र को भी इसी संख्या में प्लांट दिए गए थे, उन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया। लास्ट में जब क्राइसिस हुई तो मोदी जी आके बचाए, मोदी जी ने हमें ये फैसिलिटी नहीं दी। एक्चुअली जिन जिन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को, केंद्र सरकार के रिसोर्सेज को गंभीरता से नहीं लिया और उस पर कोताही बढ़ती, आज उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके आपका बिहार तक, जहां जहां मुंबई और दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेलवे के थ्रू हो या हाईवे के थ्रू हो, उन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना की हालत खराब है। और जिन शहरों की कनेक्टिविटी इन दोनों शहरों से नहीं है, दिल्ली और मुंबई से, उन शहरों में स्थिति बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ और ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्टिविटी है, पर डे 250 से 300 केस निकल रहे हैं और 15 से 20 डेथ पर डे हो रही हैं। जबकि उरई, हम जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारे यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। ना दिल्ली से कनेक्टिविटी है, ना आपका मुंबई से कनेक्टिविटी है। 100 के आसपास केस निकलते हैं, जबकि कंपेरेटिवली काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो सरकार ने बहुत बड़े तौर पे 1 साल में काम किया है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। लेकिन अब कब तक मोदी जी के ऊपर ही हम जिम्मेदारी डालते रहेंगे? राज्य सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि रिसोर्सेज देना मेरी ड्यूटी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपका पार्ट है। फिर भी आप इंप्लीमेंटेशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहते। आपको बस राजनीति करनी है कि ऑक्सीजन नहीं है मोदी जी दे दें, ये नहीं है मोदी जी दे दें, और ऐड देने हो फ्री के तो आप दे देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। राज्य सरकार को हर तरीके से, चाहे वो जीएसटी का पैसा हो या मेडिकल के लिए किसी भी तरह का पैसा हो, सब कुछ उन्हें रिलीज किया। लेकिन जिन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, उन राज्यों में हालत खराब है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने काफी गंभीरता से लिया और उन रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूज किया। 24 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत अच्छा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में 2 करोड़ की पॉपुलेशन में हालत खराब है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से इस सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा कोताही बरती गई और इसीलिए हालत खराब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमान संदीप द्विवेदी जी, आपका भी, और AK मिश्रा जी का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान। वी मीडिया के हमारे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे एक और नई मशहूर हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वी मीडिया।